हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एसएसटी का जो एक फाइनल शॉट है, ठीक है, वो यहाँ पर मैं देने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं कि पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिसाद दिया है। आपके कमेंट्स पढ़कर लिटरली जो है जो थकावट थी वो दूर हो गई थी। नींद भी नहीं आई, क्योंकि ऐसा लगा कि यार जो मेहनत की है आप लोगों के लिए पौने 5 घंटे तक कल, ठीक है, वो सफल हो गई। बच्चों ने उसको पसंद किया है और आप लोगों के कमेंट्स ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे थे, ठीक है, वो आप लोगों को सार्थक हुई है। आप लोगों को जो है उसको उसमें आप लोगों को मदद मिल रही है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स जल्दी से हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ भी है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल हमने 100 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें 20 क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए थे, उसको हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ाएँगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, जल्दी-जल्दी से सबसे पहले तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, हमेशा की तरह, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करवाई जा सके। तो देखिए, सनराइज इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? डायरेक्टली आप लोग आंसर कर दीजिए। आप लोगों का पहला क्वेश्चन और पोल आप लोगों की तरफ में आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। केवल 10 सेकंड का समय दूँगा मैं आप लोगों को। कल कितना स्कोर आया था, ये भी आप लोग मुझे बता देना आप लोगों का, ठीक है। चलिए, पोल जो है यहाँ पर मैं पोल में कुछ गड़बड़ हुई हुई है। मैं पोल को यहाँ पर मैं फिर से पोल हम लोग यहाँ पर में कर लेंगे। तो देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। सनराइज इंडस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, सनराइज इंडस्ट्री। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री जिसके ज़रिए आज आप और मैं हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी जो है वो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ठीक है? उभरता हुआ उद्योग है। आपको पता है अभी 5G आ रहा है, ठीक है? उसकी स्पीड, उसके बाद में 6G आएगा, तो ये कंटीन्यूअसली एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया जो है वो चेंज हो रही है। पहले आप लोग जो है वो घर में बैठकर पढ़ नहीं सकते थे, आज आप खाना बनाते-बनाते जो है वो पढ़ लेते हो, ओके? तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हमारे दुनिया में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली, ठीक है? कैलिफोर्निया में, सेंट्रल कैलिफोर्निया में, ठीक है? यूएसए में, ठीक है? कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर में लोकेटेड है? सिलिकॉन वैली में। बिल्कुल जै वैसे ही जैसे कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली के अंदर में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी कंपनीज़ है। हमारे भारत में बेंगलुरु में, ठीक है? तो बैंगलोर जो है भारत के अंदर में कर्नाटक की राजधानी, वहाँ पर में भी फ्रेंड्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की कंपनीज़ है। इसी वजह से भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बैंगलोर को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों का। भारत का सिलिकॉन वैली बैंगलोर को कहा जाता है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी से इसका भी आंसर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी-जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है मज़ेदार तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ सके। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि कौन-सा वाला शहर है जहाँ पर में मध्य और शीर्ष प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट, मिडल और टॉप मैनेजमेंट टैलेंट की भरमार है। वहाँ बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, जिसके वजह से उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वो नगर जो है वहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ और बाकी कंपनीज़ के काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स मौजूद है। तो बेंगलुरु की बात हो रही है, वहाँ पर में प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का टैलेंट, बहुत सारे लोग वहाँ जाकर रहना पसंद करते हैं। 2-3 रीज़न है। पहला कारण तो ये है फ्रेंड्स कि वहाँ काफ़ी सारे शिक्षा के काफ़ी सारे केंद्र हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह हैं, जिस वजह से ब जब पढ़ने जाते हैं लोग तो वहीं रह जाते हैं। वहाँ का वातावरण, इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रेंड्स बैंगलोर जो है वहाँ पर मैं आपको मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एक कारण और भी है कि कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, और कर्नाटक पहला राज्य था पूरे भारत का, जिसने आईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी 1992 में। तो कर्नाटक के अंदर में या बैंगलोर के अंदर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रबंधन और सारी चीज़ें उपलब्ध होने का एक कारण ये भी है कि वहाँ पर में आईटी पॉलिसी बहुत पहले 1992 में, ठीक है? 1992 में वहाँ पर में उपलब्ध घोषणा कर दी गई थी, इन्फॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा कर दी गई थी, आईटी पॉलिसी, ठीक है? ये याद रखना है। तो हमने क्या सीखा अब तक? हमने पिछले 3-4 मिनट के अंदर में हम लोगों ने सीखा कि सिलिकॉन वैली यूएसए, कैलिफोर्निया के अंदर में एक जगह है जहाँ पर में इंटरने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी कंपनीज़ है। बिल्कुल वैसे ही भारत के बेंगलुरु के अंदर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स है। इसी वजह से भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? आप लोग बताएँगे। भारत के अंदर में कौन-सी जगह है जहाँ पर में आपको मध्यम और टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर में लोग रहते हैं, ठीक है? वो है बेंगलुरु आप लोगों का, ओके? कर्नाटक पहला राज्य था जिसने आईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, कौन से साल में इंट्रोड्यूस की थी?
थी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। 1600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स 5 मिनट के अंदर अंदर में ही। जल्दी से आप सभी लोग एक साथ सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आगे में भी ऐसे ही आप लोगों को सभी को वीडियोस जो है मिलते रहे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, उसने जो है अपना स्थापना जो है वो किया था, उसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को स्थापित किया गया था। ठीक है, कौन से साल में ये किया गया था? 1907 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर में। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की ओनली जो है कंपनी थी, आयरन एंड स्टील की कंपनी, आजादी के पहले। तो 1947 से पहले एकमात्र कंपनी थी, ये याद रखेंगे। इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। कहां पर? साक्ची नाम की जगह पर। आज ये साक्ची को आप क्या कहते हो? साक्ची का नाम बदल के अब कर दिया गया है जमशेदपुर। जमशेद, ठीक है, जमशेदपुर कर दिया गया है जमशेद जी टाटा के नाम पे। तो साक्ची का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जमशेदपुर। ये झारखंड में मौजूद है। ठीक है, झारखंड के अंदर में। आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये साक्ची को ही क्यों चुना गया था, जिसको आज जमशेदपुर कहते हैं, क्यों चुना गया था इसी को, इस शहर को? क्योंकि ये दो नदियों के संगम पर मौजूद है, सुवर्ण रेखा नदी और खारकाई नदी। ये दो नदियों के संगम पर मौजूद है झारखंड में, साक्ची नाम की जगह। इसी वजह से यहाँ पर में पानी की उपलब्धता रहती है। दूसरी बात आप लोगों को बताता हूं मैं, यहाँ पर में जो है आप लोगों का आसपास के राज्यों से आप लोगों को कोयला, आयरन, सारी की सारी चीजें भी आप लोगों को मिल जाती है। इसी वजह से भी इस साक्षी नाम की जगह को चुना गया था। आसपास के इलाकों से आप लोगों को सारी की सारी चीजें मिल जाती है। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोगों का एक और बनता भी है आप लोगों का, एक बार DSSB के अंदर में भी आया था। टिस्को के अंदर में कोयले की आपूर्ति कौन से वाले कोल माइन से की जाती है? ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के कमेंट को देखने की कोशिश करूँ, जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बताते हैं यहाँ पर में। वेरी गुड, झरिया 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 आंसर आ रहा है यहाँ पर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि झरिया कोल फील्ड, ठीक है, कोल कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? टिस्को के अंदर में। ठीक है, टिस्को में। ठीक है, कोयला, कोल कहाँ से आता है? कोल, कोयला, ये आता है झरिया कोल फील्ड से। झरिया, झरिया, ठीक है, झरिया कोल फील्ड से। ठीक है, झरिया कोल फील्ड से आता है, ये याद रखना है, झरिया नाम की जगह जो कि झारखंड में ही है। ठीक है, तो झरिया कोल फील्ड से कोयला जो है टिस्को में प्रोवाइड किया जाता है। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये DSSB में पूछा गया था, DSSB के अंदर में। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जो है वो आपकी जॉब वाली एग्जाम्स के लिए भी सिक्योर्ड हो। टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो जितनी भी, चाहे आपकी DSSB की, सुपर टेट की, चाहे आप लोगों की जितनी भी एग्जाम्स है, उन सबके लिए आपकी तैयारी करवाई जा रही है। और सिलेक्शन वाली क्लासेस है ये, प्रीमियम कंटेंट, जो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेसिफिकली उसको बताया जाता है। नाउ फ्रेंड देखिए, ये वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपका हेड टीचर के एग्जाम में आया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कैगा कहां पर में है? कैगा पावर प्लांट। ठीक है, कैगा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर में? ये बिहार हेड टीचर प्रिंसिपल वाली एग्जाम के अंदर में। और आप देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर में। आप बताइए जल्दी से कि कौन कौन से यहाँ पर में सही तरीके से लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कलपक्कम की, तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप लोगों का तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है। तारापुर ऊर्जा संयंत्र आप लोगों को मिलेगा आपका महाराष्ट्र के अंदर में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। लेकिन नरोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नरोरा पावर प्लांट आपका उत्तर प्रदेश में है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, जो पूछा गया था अभी। ठीक है, अभी 29 तारीख को, ठीक है, हेड टीचर की एग्जाम के अंदर में, कि कैगा पावर प्लांट कहां पर में है, और उसका आंसर कर्नाटक था। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोगों की जॉब वाली एग्जाम, जो बच्चे जॉब हासिल करना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों का पहला और दूसरा जो है सही जोड़ी लगी है, तो 1 और 2 सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, चलिए, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल कल आ सकता है ये पेपर के अंदर में, इसीलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर में, कैगा कर्नाटक के अंदर में। प्लीज ये 4 5 जो है वो याद रख लीजिए आप लोग, यही पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में कल। पहला, ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर में? फर्स्ट, टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी का मतलब क्या होता है? क्या होता, एक बार ना समुद्र का स्तर बढ़ता है फिर कम होता है, समुद्र का स्तर दिन में एक बार बढ़ता है और एक बार कम होता है। तो पानी का स्तर जब ऊपर जाता है तो
पानी ऊपर जाते जाते टरबाइन को गोल गोल घुमा देता है, जब पानी का स्तर नीचे जाता है तो पानी फिर टरबाइन को घुमाता है। तो ये इस तरीके से टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि ज्वार और भाटा आप उसको रोक नहीं सकते, वो सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता रहता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन, टाइडल एनर्जी स्टेशन किसने बनाया था? फ्री फोकट में जो है इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, क्योंकि ज्वार भाटा तो आता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, फ्रांस पहला देश था जिसने टाइडल एनर्जी बनाया था, फ्रांस ने। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का कि सबसे पहला, ठीक है, टाइडल एनर्जी बनाने वाला स्टेशन कौन सा था? फ्रांस था आप लोगों का। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस ने बनाया था, फ्रांस ने, ज्वारीय ऊर्जा। आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स याद रखना है, पहला जो है आप लोगों का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला, हाइड्रो जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? विश्व का नॉर्वे था। ठीक है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में काम गिरी, आप लोग लिखते जाइए, एक एक करके लिखते भी जाएंगे सभी लोग। ठीक है, नॉर्वे बना लो, जोड़िया बना लो, नॉर्वे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिख लो सभी लोग। ठीक है, नॉर्वे विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश। ठीक है, डू यू नो में दिया हुआ है आप लोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, फ्रांस। उसके बाद में एक और चीज, विश्व का पहला सौर और पवन चलित बस अड्डा, मतलब बस अड्डे के ऊपर में इन्होंने क्या किया, सौर पैनल लगा दिए, और वो ऐसे वो भी खड़े कर दिए, जो नहीं कि पवन चक्कियां होती है जो गोल गोल टरबाइन को घुमाती है वो। तो बस अड्डा जो रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, जो सोलर एनर्जी पड़ेगी उसी से उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वहां पर में बिजली अंदर में यूज होंगी, और जो पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी वो यूज होंगी। तो स्कॉटलैंड जो है फ्रेंड्स, वो पहला देश बन गया था जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था कि भाई हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से चलने वाले बस अड्डे बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया आइडिया है भाई, वही के वही ऊर्जा इस्तेमाल होती रहेंगी। तो 3 चीजें हम लोगों ने सीखी, याद रखना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसी वजह से बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग को मैं आसान तरीके से याद करवा सकूं। फ्रांस टाइडल एनर्जी बनाने वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला नॉर्वे, और जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, कि बस बस अड्डा जो विंड और सोलर एनर्जी से चलता हो, स्कॉटलैंड। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कर दीजिए। पोल आप लोगों के तरफ में आ गया होगा यहाँ पर में। ठीक है, देखिए विश्व का पहला महाद्वीप जो विश्व का महाद्वीप जो आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है, मतलब आधा जो टीन है उस वो यहीं पे उत्पादित होता है। ठीक है, 1500 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, यही चीज है जो आप लोगों की कंटिन्यूअसली एक एक बच्चे का जो योगदान है वो एनर्जी दे रहा है कि भाई जितनी भी थकावट हो उतना आप लोगों के लिए करते जाए यहाँ पर। तो आधे से भी अधिक टिन का उत्पादन जो है फ्रेंड्स कौन कर रहा है यहाँ पर मैं, आप देखिए एशिया के बारे में यहाँ पर में बोला गया है कि एशिया हमारा अपना खुद का महाद्वीप, दुनिया का आधे से भी ज्यादा टिन यहीं पे उत्पादित होता है। तो आप लोगों का एक नंबर यहाँ पर में बन गया, डायरेक्टली बन गया फ्रेंड्स। ठीक है, दुनिया का आधे से भी ज्यादा टिन अकेले एशिया के अंदर में डेवलप होता, जनरेट जो है वो होता है या उसका उत्पादन होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का। तो सी लगाने वाले कितने परसेंट लोग हैं? ठीक है, केवल 25% लोग हैं। बट फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग जो है यहाँ पर में इसका आंसर सही तरीके से लगा पाओगे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो ओके, तो एशिया याद रखना है आप लोगों ने, टिन का आधे से अधिक उत्पादन करता है। उसके बाद में देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसका मैंने हिंट आप लोगों को जो पेडागोजी पढ़ा रहा था उस समय में दिया था। तो आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो बोल रहा है कि पॉपुलेशन चेंज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है। देखो, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं या कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग मर रहे हैं या कम लोग मर रहे हैं, और लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इसी को आप लोग क्या कहते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर में पॉपुलेशन चेंज कहते हो, पॉपुलेशन चेंज। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के ऊपर में जो है ना एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो प्लीज आप लोग देख लेना उसको। मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस वीडियो को आज ही जो है यहाँ पर मैं डाल दे। अगर सचिन सर यहाँ पर मैं आ सके जल्दी से, हमारे यूट्यूब मैनेजर, तो प्लीज मैं उनको भी बता दूंगा कि कौन सा वाला वीडियो, ताकि बच्चों तक हम उसको पहुंचा सके। अब मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पे भी उसकी लिंक डाल देंगे। ठीक है, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी उसकी लिंक डाल देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है,
DANISH SHEIKH पर भी, ठीक है। तो प्रवास, जन्म और मृत्यु, ये 3 रीजन है। हम लोगों ने एमिग्रेशन और इमिग्रेशन के ऊपर में एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो को आज बच्चों तक वापस से जो है वो पहुंचा दिया जाए जल्दी से उसको बनाकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। नाउ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है आपका पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन, बर्थ एंड डेथ, ये 3 चीज लिखिए जल्दी से। ये 3 रीजन है जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नाउ विश्व की जनसंख्या का 75% से अधिक निवास करती है। 2 महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर में 2/3 जनसंख्या इन्हीं 2 महाद्वीप में रहती है, अकेले इन 2 महाद्वीप के अंदर में। विश्व की जनसंख्या का 2/3 मतलब लगभग 75% अकेले इन 2 महाद्वीपों के अंदर में ही रहती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 3/4 मतलब कि सॉरी 3/4 आप लोगों का हो जाएगा ये, तो 3/4, ठीक है, 3/4 अकेला एशिया और अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, एशिया और अफ्रीका में। एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वितरण, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट 3/4 मतलब कि 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 आपका, 3/4 लोग जो है अकेले एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। तो लिखो सभी लोग, 75% जनसंख्या कहाँ रहती है, एशिया और अफ्रीका के अंदर में रहती है। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है फ्रेंड केवल 10 कंट्रीज के अंदर में रहती है, ठीक है। टॉप 10 कंट्रीज ऐसी है जहां पर में 60% जनसंख्या रहती है, और वो 10 कंट्रीज कौन सी है, ये है। आपको नाम नहीं याद रखना है, ठीक है, बस याद रखना है कि ये 10 कंट्रीज में, ठीक है, 60% दुनिया की जनसंख्या इन 10 देशों के अंदर में रहती है अकेले, ठीक है। तो कितना ज्यादा देखिए पॉपुलेशन अनइवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, ज्यादातर लोग कहां पर में रहते हैं, देखो अगर मैं ये दुनिया बना दूं इस तरीके से आप लोगों के लिए, और ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ज्यादातर लोग इक्वेटर के पास रहते हैं या इक्वेटर से दूर रहते हैं, आप बताइए। ज्यादातर लोग इक्वेटर के, ठीक है, पास में रहते हैं या दूर रहते हैं, या नॉर्थ में रहते हैं या साउथ में रहते हैं। तो ज्यादातर लोग इक्वेटर के नॉर्थ में रहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। नॉर्थ में ज्यादा लोग रहते हैं, साउथ में कम लोग रहते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नॉर्थ में, ठीक है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में ज्यादा लोग रहते हैं एज पर एनसीईआरटी, प्लीज इसको याद रखिए। वैसे भी ज्यादातर भूमि का भाग जो उत्तर में है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो भी हम लोग इस क्वेश्चन के बाद में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आप बताइए यहाँ पर में, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का, ठीक है, संप्रत्यय पढ़ा रही है, मतलब जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा रही है एक टीचर। तो आप लोगों को बताना है कि इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ठीक है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर का बॉक्स है, तो 1 किलोमीटर के बॉक्स के अंदर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऑन एन एवरेज, एवरेज, अब हम असली में तो गिन नहीं सकते, हर एक एक किलोमीटर के बक्से में लोगों को रखेंगे, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑन एन एवरेज पूरे दुनिया में हर 1 किलोमीटर जितना भी एरिया है ना, 1 1 किलोमीटर का बक्सा बना दे तो 51 लोग समा जाएंगे उसके अंदर में, ये मैंने आपको एक पॉइंट पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी, अगर शहर के बारे में पढ़ रहे हैं तो शहर में कितने लोग रहते हैं, एरिया कितना है शहर का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बस यही 2 चीजें पता हो तो चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग रहते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया, आपका आंसर आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ए और बी पता होना चाहिए। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में कुछ आपको जानकारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को जरूरत है केवल नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया से डिवाइड कर दोगे आप तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा कि हर 1 किलोमीटर के बक्से के अंदर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग रहते हैं वहां पर में, और उसका एरिया कितना है, बस ये 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको। पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में मिल जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का जितना भी भूमि है, पूरी दुनिया की जितनी जमीन है और पूरी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसके अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी बनती है, 51, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया की है 51। प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि 2700 से ज्यादा लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, ताकि हम लोगों को ऐसे ही और ज्यादा जो है यहाँ पर में एक एनर्जी मिलती रहे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो 51 है पूरे दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। और भारत की कितनी है, ये केवीएस में आया था क्वेश्चन, केवीएस पीआरटी 2018 में। तो केवीएस पीआरटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के लिए फ्रेंड दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में क्लासेस के अंदर में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है।
ठीक है, केवीएस पीआरटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है आपका, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं इसको वापस से लगवा के, ठीक है, फिर से लगवा देता हूँ उसको, पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए तब तक, ठीक है, वो क्वेश्चन को फिर से लगवा देते अपन, ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पीछे पे देख रहे हैं वो प्लीज इस क्वेश्चन को आप ठीक कर दीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग तब तक। अ टीचर इज टीचिंग, एक टीचर जो है वो टीच कर रही है पॉपुलेशन और उसके कंपोजिशन के बारे में अपनी क्लास में, ठीक है, शी शोज अ पॉपुलेशन पिरामिड टू हर स्टूडेंट, पॉपुलेशन पिरामिड दिखाती है अपने बच्चों को, और वो पॉपुलेशन पिरामिड जो है ब्रॉड है एट इस बेस एंड रैपिडली नैरोविंग, मतलब कि वो बेस में जो है बड़ा है और जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ में बहुत तेजी से जो है वो कम होता जा रहा है, ऐसा बन गया पिरामिड, ठीक है, मतलब नीचे में बड़ा है ऊपर में कम 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 होता गया, ठीक है। विच कंट्रीज पॉपुलेशन पिरामिड माइट शी बी यूजिंग, कौन सा वाला पिरामिड वो शो कर रही होंगी। देखिए एनसीईआरटी के अंदर में साफ साफ दिया हुआ है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, जो आप लोगों का केनिया का पिरामिड है, ठीक है, केनिया के बारे में केस स्टडी दी गई है कि केनिया का पिरामिड जो है आपका, ठीक है, केनिया का पिरामिड एकदम से नैरो हो जाता है ऊपर में, इसका मतलब क्या है यहाँ पर में बर्थ एंड डेथ रेट जो है बोथ आर हाई, सो पिरामिड इज ब्रॉड एट बेस एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है, ये यहाँ पर में इसका मतलब है, यहाँ पर में आप लोग देखिए कि बर्थ रेट और डेथ रेट केनिया का जो है वो बराबर सा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर में आप देखिए ब्रॉड है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, कम लोग है, ठीक है, 75 साल वाले लोग बहुत कम है, ठीक है, और बच्चे लोग ज्यादा इधर में, तो ये किसके बारे में पढ़ा रही होंगी मोस्ट प्रोबेबली, एकदम से रैपिडली नैरो हो जा रहा है ऊपर में जाकर, रैपिडली एकदम से नैरो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केनिया का मैप है एकदम तीव्रता से संकरा हो जाता है, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, और पढ़िए इस क्वेश्चन को वापस से आप लोग, ठीक है, कि एक टीचर है जो अपने बच्चों को पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ा रही है, पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो जो पॉपुलेशन पिरामिड उसने दिखाया है वो पॉपुलेशन पिरामिड नीचे में बहुत बड़ा है और एकदम से ऊपर जाते जाते रैपिडली, ठीक है, देखो शब्द यहाँ पर में क्या है, रैपिडली, एकदम से, ठीक है, एकदम जो है बढ़ते हुए संकरा हो रहा है, तो केनिया के जो है बारे में बता रही है वो, ठीक है, केनिया के बारे में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अगर मैं वही बात करूं आप लोगों से हमारे भारत के पिरामिड के बारे में, भारत का पिरामिड कैसा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए ब्रॉड बेस जो है हमारे पिरामिड का है, ठीक है, हाई बर्थ रेट है और बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं लोग कम मर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को मार दो कि दादाजी, ठीक है, नहीं तो आप जाके बोलोगे कि सर ने हमारे आज ही पढ़ाया कि लोग मर रही रहे, दादाजी देखो तुम्हारे वजह से क्या हो गया, अरे भाई रहने दो उनको भी, मतलब कुछ और सोचते अपन, बच्चों के ऊपर में कंट्रोल करो, ठीक है, दादाजी को मत मारो नहीं तो जाके जबरदस्ती तुम अपने, ओके, तो बर्थ रेट इज मोर देन दैट रेट, ये इसका मतलब होता है, तो ज्यादा इन्फेंट जो है वो सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज है, पहले क्या होता था फ्रेंड बहुत सारे बच्चे जो है वो मर जाते थे, आप लोगों ने देखा होगा, आज से करीब अगर हम लोग जाएंगे 25-30 साल पहले जाएंगे तो क्या होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे वो बचेगा कि नहीं बचेगा इस बात की गारंटी नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्स जो है जो ज्यादा से ज्यादा जो छोटे शिशु है, ठीक है, वो वयस्कता तक जीवित रह पा रहे हैं, अदरवाइज पहले क्या होता था कि किसी ना किसी बीमारी के कारण या तो जन्म के समय उनकी मृत्यु हो जाती थी या फिर थोड़े समय बड़े होने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो बेहतर चिकित्सा सुविधा के कारण शिशु वयस्कता में जीवित रह पाते हैं, ठीक है, तो हाई बर्थ रेट का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपांडिंग लेबर फोर्स, आगे जाकर भविष्य अच्छा है, भारत का भविष्य अच्छा है, लेकिन अभी भारत के वर्तमान की लगी पड़ी है, ठीक है, चलिए, तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके, बर्थ रेट ज्यादा है भारत का डेथ रेट से। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, 3000 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 2100 से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है सभी ने। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि वर्क फोर्स का मतलब कितना होता है, तो 15 साल से लेकर 65 साल की जो एज है इसको हम लोग वर्क फोर्स मानते हैं हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, तो यंग डिपेंडेंट 15 साल से छोटे जो है वो यंग डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट लोग है, किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, वो आश्रित अपने अभिभावकों के ऊपर में, माता पिता या अभिभावक जो भी है उनके ऊपर में आश्रित है। बुजुर्ग आश्रित कौन होते हैं, जो 65 साल से अधिक है, और 15 से
65 साल की उम्र के जो लोग हैं वो क्या है, वो आप लोगों के आर्थिक रूप से सक्रिय है और कामकाजी उम्र के अंदर में है। तो एनसीईआरटी के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। एनसीईआरटी में अब जो भी पूछ ले आप लोगों से वो आप लोग बता सकते हो। यंग डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, यंग डिपेंडेंट मतलब कितनी एज, आप बताइए जल्दी से। 15 साल से छोटे बच्चे। एल्डरली डिपेंडेंट बुजुर्ग आश्रित लोग, 65 साल से अधिक उम्र के लोग, और 15 साल से 65 साल की उम्र जो है वो कामकाजी उम्र के लोग। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, थैंक यू सौम्या जी। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों को बताना है कि बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइए, केवल 10 सेकंड का समय दूंगा मैं आप लोगों को इसको करने के लिए। ठीक है, बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बरीड सनशाइन जो है किसको कहा जाता है आप लोगों के पास में, बरीड सनशाइन या अंतर्रहित धूप जिसको कहते हैं, तो ये हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स कोल को, कोयले को कहते हैं, दबा हुआ, ठीक है, धूप, दबी हुई धूप। ठीक है, कोल को बरीड सनशाइन कहा जाता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि काला सोना तो सर हम लोग ब्लैक पेपर को भी कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग ब्लैक पेपर को, जो पेपर था उसको भी कहते थे। नहीं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में वो एंशियंट समय में कहा जाता था पेपर को, लेकिन पेट्रोलियम को आज के समय का काला सोना कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को आज का। ओके, ये याद रखना, अगर एंशियंट टाइम में बोले तो पेपर आएगा आप लोगों का, लेकिन अगर ये यहाँ पर में आ जाए, ठीक है, काली मिर्च आ जाएगा आप लोगों का कब, जब एंशियंट टाइम में पूछे, रोमन एम्पायर के समय में। लेकिन अभी के समय में काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, और कोल को अंतर्रहित धूप, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर करें आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला है कि विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप लोग बताइए कि जनसंख्या जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है। रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब जहां पानी है वहां पर में जो है लोग, ज्यादा लोग रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण वहां पर में ज्यादा लोग रहेंगे। अदरवाइज जो है पानी नहीं रहेगा तो लोग क्यों रहेंगे फिर वहां पर में। पीपल प्रेफर टू लाइव इन माउंटेन्स बिकॉज दे आर बेस्ट प्लेस फॉर कल्टीवेशन। आप लोग मेरे को बताइए कि क्या माउंटेन जो है बहुत अच्छा होता है क्या कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए? अरे नहीं होता, मैदानी इलाका सबसे अच्छा होता है, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, ये गलत है आपका। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई माउंटेन सबसे अच्छे नहीं होते, मैदानी इलाके सबसे अच्छे होते हैं आप लोगों के कृषि के लिए। तो जहां जहां बी है काट दो, बी है काट दो, आंसर नहीं हो सकता ए और बी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर में ए नहीं दिया है आप लोगों का, जबकि ए सही होना चाहिए। यहाँ ए नहीं दिया है, इसलिए मैं सी को भी काट देता, तो ए बी और सी, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने। ऑप्शन एलिमिनेशन करते आना चाहिए, सही बात है या नहीं, जल्दी बताओ। ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए आपको, तब आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे, आपके चांसेस ज्यादा है कि और अच्छा स्कोर कर जाओ आप लोग। ठीक है, क्या पता 140 क्रॉस कर जाओ आप लोग स्कोर में। तो ए एंड सी आर ट्रू, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, कि पीपल प्रेफर टू लिव इन फ्लैट प्लेन्स, लोग मैदानी इलाके में रहना पसंद करते हैं, या जेंटल स्लोप के अंदर में। लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, आप जो है भुन जाना चाहते हो एकदम, यहाँ पर में भुट्टा बन जाना चाहते हो जल के, या तंदूरी चिकन तो नहीं, तंदूरी इंसान बन जाना चाहते हो आप लोग। अरे भाई एक्सट्रीम क्लाइमेट, या जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, वहां थोड़ी रहना चाहते हैं, माइल्ड क्लाइमेट में रहना चाहते हो। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो टोपोग्राफी बहुत मैटर करती है लोगों के रहने के लिए। ठीक है, प्लेन्स जो है उसको प्रेफर किया जाता है, मैदानी इलाकों को प्रेफर किया जाता है लोगों के द्वारा, एज कंपेयर टू माउंटेन। लोग जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करते हैं, वहां नहीं रहना चाहते लोग। ठीक है, सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, हुआंग हे, ठीक है, हुआंग हे, और चांग जियांग चाइना के अंदर में है, नील इजिप्ट के अंदर में है। देखो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली कहाँ पर, भारत में, यहाँ पर में बहुत सारे लोग बसते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ये किनारे के अंदर में हुआंग हे नदी। ठीक है, और चांग जियांग नदी। ठीक है, तो हुआंग हे और चांग जियांग, हुआंग हे और चांग जियांग, ये कहाँ पर में, चीन के अंदर में है। मिस्र में नील नदी है, ये उपजाऊ इलाके है, यहाँ पर में लोग बसना पसंद करते हैं, साफ पानी वाले इलाके में भी लोग पसंद करते हैं, रिवर वैली वाले इलाके में लोग बसना पसंद करते हैं, जहाँ खनिज की उपलब्धता हो वहां पर में भी लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सोशल फैक्टर अच्छे लोग होने चाहिए, जेठालाल, ठीक है, भिड़े, पोपटलाल जैसे लोग ना रहे तो चलेगा, लेकिन बाकी के और जैसे आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में, तो सोशल फैक्टर भी मैटर करता है, अच्छा होना चाहिए एजुकेशन वगैरह, वहाँ का लोग अच्छे होने चाहिए, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर भी मैटर करता है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। केवल आप लोगों के लिए 10 सेकंड अवेलेबल है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर आप तालाब और पोखरों में मछली को पालन कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो मछली पालन को कहते हैं आप लोग पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर। स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स जो होते हैं उसमें आप मछलियों को पालते हो, उसको पीसी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स का कमर्शियल तौर पर उत्पादन करना। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़ों का, सिल्क वॉर्म का। ठीक है, रेशम जो होता है सिल्क वॉर्म, ठीक है, उनका उत्पादन करना। और विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर का उत्पादन करना, अंगूर। ठीक है, अंगूर का उत्पादन करना। ठीक है, विटीकल्चर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 93% लोगों ने सही आंसर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई, ऐसा कहना है इसका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई। उसके बाद में द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इंकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी क्या? ठीक है, बताइए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आपको दिखा भी दूंगा मैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है फ्रेंड्स आप लोगों की स्टार्ट की गई थी 2015 में, ताकि 2016 से 2020 के बीच में आप लोगों को 1 करोड़ लोगों को ट्रेन किया जा सके, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जा सके। अब पता नहीं आप लोगों में से कोई है क्या 1 करोड़ लोग जो थे, ठीक है, 2016 से 20 चला गया। आप लोगों में से कितने लोग है, कोई 1 आध करोड़ रुपए, 1 आध करोड़ लोगों में से कोई है क्या यहाँ इस क्लास के अंदर में जिनको ट्रेनिंग मिली हो? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया है, 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसका मकसद था यूथ को ट्रेनिंग देना 2016 से 20 के बीच में। ठीक है, इंकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयबल स्किल्स। ठीक है, तो स्किल्स डेवलप करना ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके, जॉब देने लायक बन सके। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, दोनों के दोनों सही है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुई, 2016 से 20 तक का इसका कार्यकाल था। इसका मकसद था कि आप में क्वालिटी जनरेट करे, आप में स्किल्स जनरेट करे, ताकि आप एम्प्लॉयबल बन जाए, जॉब लेने लायक बन जाए आप लोग। ठीक है, चलिए। बाकी जो है फ्रेंड, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये आप लोगों ने अभी सीखा है। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से, जल्दी से बताइए। द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर इज कॉल्ड। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? इसको ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है। ठीक है, ऋतु प्रवास, नए नए चारागाहों की खोज में जो लोग निकल जाते हैं ना, उसको ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। अब देखो, माइग्रेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कितने लोग चाहते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं अच्छे से। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को, ठीक है, आज आपको टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे और दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे ज्वाइन हो जाना है आप लोगों ने, वहां पर मिल जाएगा। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ट्रांस ह्यूमंस और ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर में। इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन बहुत ही आसान भाषा में समझाया है मैंने आपको, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो ट्रांस ह्यूमंस का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह अपने पशुओं के साथ में चारागाह की तलाश में इधर उधर घूमना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, इसका आंसर करिए आप लोग। ऋतु प्रवास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का उदाहरण है। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। ये तो पहले ही गलत हो गया, उच्च साधन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है भाई, वो पैदल पैदल जाते हैं, एडवांस मोड का इस्तेमाल नहीं करते। तो जहां जहां पर मैं आप लोगों का सी है वो नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जहां चारागाह मिलेगा वहीं पे होता है। तो ओनली ए इज ट्रू। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, इवेल्युएशन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ओपन बुक इवेल्युएशन? बताइए जल्दी से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ओपन बुक इवेल्युएशन का मेन पर्पस क्या है? जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सभी लोग। ठीक है, इवेल्युएशन का, ओपन बुक इवेल्युएशन का मेन पर्पस क्या है? देखिए फ्रेंड, स्टूडेंट्स जो है
आप लोगों का उनको जो है बहुत ज्यादा फीड करने की, बर्डन की जो है जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और रूट मेमोराइज जो है होता है उनका, जो कंठस्थ करना या याद करना या रट्टाफिकेशन जो है उससे अवॉइड किया जा सकता है आप लोगों का। तो मेन उद्देश्य क्या है, उनका बर्डन कम करना, ताकि बच्चे जो है वो मेमोराइज ना करे, वो उसको समझे, ठीक है। स्टूडेंट नीड नॉट फीड द बर्डन टू रूट मेमोराइज ऑल फैक्ट्स एंड डिटेल्स, ये इसका मेन मकसद है, ठीक है। यहाँ पर में ये मकसद नहीं है कि टीचर्स नीड नॉट अंडरगो एक्स्ट्रा प्रेशर, टीचर से क्या लेना देना है, टीचर बड़ा हो गया वो कर लेगा एडजस्ट, ठीक है। तो ये मकसद नहीं है, बच्चों को एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये भी मकसद नहीं है। स्टूडेंट कैन आंसर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, ये भी मकसद नहीं है। मकसद है कि बच्चों को रूट लर्निंग या बच्चों जो रट्टाफिकेशन करते हैं बच्चों, उनसे दूर करना बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60% लोगों ने ही सही आंसर किया है। मुझे लगता है आपको सीटेट के अंदर में भी ओपन बुक करने देना चाहिए इन लोगों ने, ठीक है, ताकि आप भी रट्टा ना मारे, समझ समझ के करें आप लोग। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग। सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों की, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति। अंग्रेज लोग जो थे ना, उनमें से जो है एक जो है यहाँ पर में गवर्नर जनरल हुआ, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि भाई हम लोग पैरामाउंट है, पैरामाउंट का मतलब होता है हम सर्वोच्च है, तुमसे बड़े हैं। तो इन्होंने क्लेम किया कि कंपनी की जो अथॉरिटी है, ठीक है, कंपनी की अथॉरिटी वो सुप्रीम है, ठीक है, और उनका जो पावर है वो ग्रेटर है, इंडियन स्टेट से, भारतीय राज्यों से ज्यादा है। मतलब मेरे मुर्गे की एक टांग वाली बात थी इनकी, कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए भारतीय राज्यों से वो ऊपर है। भाई ठीक है, मान लो, तुम मानने में क्या जा रहा है यहाँ पर में। तो ये जबरदस्ती जो है ये मनवाने वाली बात थी यहाँ पर में कि हम सबसे बेस्ट है। ये अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति ये लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था। कौन? लिखो मेरे साथ में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर में, आप लोग भी लिखो। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। कौन लेकर आया था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी? हेस्टिंग्स, ठीक है। ये हेस्टिंग्स का समय काल 1813 से लेकर 1823 तक था, ठीक है। इसने बोला कि कंपनी की अथॉरिटी ज्यादा है भारतीय राज्यों के मुकाबले में, इसी को पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आए थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये आप लोगों का। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, इसको मानने से कई सारे लोगों ने इनकार किया, जैसे किटूर की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, किटूर कहां पर में है? कर्नाटका में। वहां की रानी थी रानी चन्नम्मा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, तुम जो है ना यहाँ पर में ज्यादा हुसाई बता रहे हो, भारतीय राज्य जो है तुमसे छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये क्या बात हो गई? उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया 1824 में, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई 1829 के अंदर में, जेल के अंदर में ही, ठीक है। 1824 में उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने मानने से मना कर दिया, तो उनके राज्य को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन उनका एक चौकीदार था, रायन्ना, उसने जो है फ्रेंड्स क्या किया, किटूर को जो है यहाँ पर में कमान संभाली, रानी चन्नम्मा के पकड़े जाने के बावजूद भी, ठीक है। सांगोली नाम की एक जगह है, वहां पर में जो है वो रहता था। उसने कई सारे जगह पे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और 1830 में उसको भी लटका दिया गया फांसी पर। तो कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी को चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि हम पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी को नहीं मानते, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी सर्वोच्चता को नहीं मानेंगे। उन्हीं में से एक थी रानी चन्नम्मा, किटूर की रानी, ठीक है। रानी चन्नम्मा कहाँ की थी? किटूर की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी के तहत ही सिंध को कब्जे में ले लिया गया। सिंध को कब लिया गया कब्जे में? 1843 के अंदर में। महाराजा रंजीत सिंह की जो मृत्यु हो गई थी 1839 में, उसके बाद में 1849 के अंदर में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। तो 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। सिंध के ऊपर में कब्जा कब किया गया? सिंध पर, सिंध पर और पंजाब पर। जल्दी से लिखो आप लोग, मेरे लिखने के पहले आप लोगों ने लिख देना है कमेंट के अंदर में, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, कमेंट में लिख दीजिए सिंध पर कब्जा कब किया गया। ये आप लोगों को सीटेट के साथ साथ में आगे में जब जॉब वाली एग्जाम रहेंगी ना, तब भी काम आएगा। और टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए प्रीमियम क्वालिटी के जो कोर्सेस है वो अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में, ठीक है। आपकी जॉब, एक आपका सही डिसीजन आपको जॉब की तरफ में आगे बढ़ा सकता है। सिंध जो है वो 1843 में एनेक्स किया गया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब को। अब एक और चीज यहाँ बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को कि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कलर चेंज हो जा, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर में हम लोग दूसरे कलर से लिख लेंगे। तो महाराजा
जो थे महाराजा, ठीक है, रंजीत सिंह जी जो थे, महाराजा रंजीत सिंह जी, इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1839 के अंदर में। उसके 10 साल के बाद में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है, पंजाब के ऊपर में भी कब्जा कर लिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज याद रखिएगा आप सभी लोग। मैं आपसे कह रहा हूं इसके बहुत अधिक चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के, बहुत ज्यादा अधिक चांसेस है, ठीक है। प्लीज इसको देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए, व्यापारी बुनकरों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी क्या करता है, कच्चा माल लाकर दे देता है बुनकर लोगों को। बुनकर लोग कपड़ा तैयार करते हैं और वो कपड़ा दे देते हैं व्यापारी को, और बीच में जो अपनी मेहनत मजूरी है वो रख लेते हैं, ठीक है, उनको मेहनत मजूरी मिल जाती है। ये इसको क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था या पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आप लोगों का। पुटिंग आउट सिस्टम इसको कहा जाता है, दादन व्यवस्था, ठीक है, दादन व्यवस्था। तो व्यापारी बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, यह व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम दादन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं इसके अंदर में कि भाई जो तेंदू पत्ता होता है वो दे दिया जाता है, ठीक है, आदिवासियों को, और उनको बोला जाता है कि इसकी बीड़ियां बना दो, और वो उनसे ले ली जाती है, बदले में उनको मजदूरी दे दी जाती है। तो ये दादन व्यवस्था है आप लोगों की, ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम इसको कहते हैं। तो व्यापारी जो है कच्चा माल देता है और बदले में जो है वो पूरा जो है जो जो भी चीज उनको चाहिए वो उनसे ले लेता है और बदले में उनको पैसा दे देता है कुछ मजदूरी का। इसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ, ये कितने लोग बच्चे आंसर कर पाते हैं इसका। इसको देखिए, 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे इसका उद्योग बढ़ता गया, ब्लैंक को विश्व की कार्यशाला के रूप में जाना जाने लगा। विश्व की कार्यशाला किसको कहते हैं, विश्व की कार्यशाला किसको कहा जाता है, तो विश्व की कार्यशाला कहा जाता है फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की कार्यशाला ब्रिटेन को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ओके। तो एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर देखते कितने लोग कर पाते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो देखिए पुटिंग आउट सिस्टम जो है आप लोगों का फ्रेंड्स एक ऐसा होता है जहां पर में मर्चेंट जो है वो क्या करता है आप लोगों का, रॉ मटेरियल देता है और फिनिश प्रोडक्ट ले लेता है। तो जहां पर में व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल जो है प्राप्त करता है, बीच में जो है उसको मिल जाता है उसका जो भी उसका पैसा है वो मिल जाएगा उसको यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का, द पेंटिंग कॉल्ड कृष्ण संधान, ठीक है, वॉज डन बाय, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, बताइए जल्दी से, ठीक है। कृष्ण संधान नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी। एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। भारत माता की एक पेंटिंग है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पेंटिंग किसने बनाई थी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स कि राजा रवि वर्मन जो थे उनको मॉडर्न और नेशनल जो है उन्होंने जो है काफी सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, पहले भारत के पहले आर्टिस्ट जो मॉडर्न और नेशनल आर्टिस्ट थे ये, ठीक है। यहाँ पर में राजा रवि वर्मन जो थे उन्होंने एक कृष्ण संधान करके एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कृष्ण संधान। देखिए यहाँ पर में आप देख सकते हो ये कृष्ण जी को दिखाया गया है, तो कृष्ण संधान नाम की पेंटिंग किसने बनाई थी, राजा रवि वर्मन ने, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा ये भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर है, इनके ऊपर में एक मूवी भी बनी थी, ठीक है। मुझे वो मूवी का नाम याद नहीं है, लेकिन अगर किसी को याद होगा तो बता देना, ठीक है। बड़ी फेमस हुई थी वैसे तो, आप लोग बच्चे लोग नहीं देख सकते उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी रंग रसिया, हाँ, आशीष, ठीक है, रंग रसिया। चलिए, तो ये एक चीज थी, इसके अलावा भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत माता की पेंटिंग, ओके, भारत माता की पेंटिंग, ठीक है, भारत माता दिखाई गई थी एक पेंटिंग के रूप में, ये किसने बनाया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अरे भाई कहाँ चले गए हम लोग, जस्ट अ सेकेंड।
ये हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन। चलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला बता दीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा आप लोगों का, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनको जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, वो स्लाइड आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आंसर उसका अवनींद्रनाथ टैगोर है, मैं आप लोगों को लिख के भी बता दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष नॉन अलाइन मूवमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका, नॉन अलाइन। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ। दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, एक तरफ थे यूएसए के समर्थक, यूएसए के साथ वाले देश, ठीक है, और कुछ देश थे जो यूएसएसआर के तरफ से थे। ठीक है, यूएसएसआर के तरफ वाले देश। बट हमारा भारत और कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है ना तो यूएसए की तरफ से रहेंगे ना यूएसएसआर, दोनों के बीच में, बल्कि हम दोस्ती कराने की कोशिश करेंगे, किसी एक के तरफ से नहीं रहेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों की लड़ाई में हम किसी एक के तरफ से नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा देश है जो नॉन अलाइन का फाउंडिंग मेंबर नहीं था आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में कि 5 जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स है, युगोस्लाविया, ठीक है, उसके जोसेफ टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्देल नसीर, इंडोनेशिया के जो है यहाँ पर में सुकर्णो, और घाना के, ठीक है, इनका नाम है, इनको इसको जो है क्रूमा पढ़ा जाता है, क्रूमा। ठीक है, क्रूमा। ओके, तो क्रूमा जो थे वो थे, तो घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और युगोस्लाविया। इसमें जर्मनी नहीं था आपका, जर्मनी संस्थापक सदस्य नहीं था नॉन अलाइन मूवमेंट का। ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने क्या किया, 1956 में एक बैठक की थी, 1956 कहा गया भाई, 1956, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है 1956। ठीक है, 1956 में इन्होंने एक बैठक की, ठीक है, जिसके अंदर में इन्होंने बोला कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट चलाएंगे, ना तो हम इधर साइड से रहेंगे ना हम उधर साइड से रहेंगे, बीच में मतलब इन द सेंस कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि एक देश के तरफ से ही दिखे हम लोग। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली, ये तो इनकी अनऑफिशियल बैठक थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की या नॉन अलाइन समिट मूवमेंट की सबसे पहली समिट हुई थी 1961 में बेलग्रेड में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और 1961 आते आते 5 से 25 हो चुके थे हम लोग। ठीक है, 5 से 25 देश हो चुके थे। तो पहली नॉन अलाइन मूवमेंट कहा, समिट कहां पर में हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1961 में। ये आइडिया 1956 में आया था पहली बार, लेकिन 1961 में जाकर इसकी पहली मीटिंग हुई, जिसमें 25 देशों ने शामिल, 25 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन इसका जो विचार रखा गया था सबसे पहले, ठीक है, वो रखा गया था युगोस्लाविया, इंडिया और इजिप्ट के द्वारा। फिर बाद में जो है फ्रेंड इंडोनेशिया और जो घाना थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो ये 5 मेंबर्स माने जाते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के। आज 100 से ज्यादा देश है जो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर में शामिल है। ठीक है, चलिए, तो जर्मनी इसका पार्ट नहीं था, इंडिया, युगोस्लाविया, घाना, इंडोनेशिया और इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर में इंडोनेशिया हो जाएगा, एक इंडोनेशिया, ठीक है, और इजिप्ट, ये नॉन अलाइन मूवमेंट के 5 फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, नॉन, अच्छा हमने क्या सीखा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सीखा क्या, ये चीज देखना। तो हमने क्या सीखा, नॉन अलाइंड या गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था और कौन से शहर में आयोजित हुआ था, जल्दी बताइए आप लोग। पहला गुट निरपेक्षता शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था, ये बता देंगे। बेलग्रेड के अंदर में 1961 के अंदर में, वेरी गुड। ठीक है, उसमें कितने देशों ने शिरकत की थी, आप लोग बताइए जल्दी से। इसके अंदर में हुई थी फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है, 25 देशों ने। इसके बाद में आप लोगों ने ये याद रखना है, नॉन अलाइन कंट्री ने जो है रोल प्ले किया कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। ठीक है, और क्राइसिस को खत्म करने का, मतलब शीत युद्ध में जो संघर्ष चल रहा था कौन से दो देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर। शीत युद्ध का मतलब होता है एक्चुअल में लड़ाई नहीं हो रही थी, बट डिप्लोमेटिक लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ में जो है साइबर अटैक करना, एक दूसरे के से जो है अपने तरफ ज्यादा लोगों को खींचने की कोशिश करना, ये लड़ाई एक चल रही थी, शीत युद्ध कहा गया है उसको। तो ये संघर्ष को कम करने में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नॉन अलाइंड मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 में हुआ था बेलग्रेड के अंदर में, युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, बताइए
अगर आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ में आया है तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश तो करो, एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो कम से कम। 2765 बच्चे लाइक कर चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ताकि एनर्जी मिलती रहे। मेरे को लगता है कि अगर आपने सिर्फ आर पढ़ लिया ना तो भी आंसर आ जाएगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसने कंट्रीज को बोला कि वे दो मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाए। अरे भाई नहीं हो, वो चाहते थे कि भाई किसी में भी शामिल ना हो। आर गलत है आप लोगों का। ठीक है, तो आर जहां जहां पर मैं सही बोला है उसको जो है उसको गलत कर दो। आर को सही बोला है ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, आर को सही बोला है ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है, अब आंसर सी और डी में से बच सकता है। अब पूरा का पूरा दारोमदार आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए के ऊपर में। प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डेवलप्ड इंडिया को, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के अंदर में एक प्रिंसिपल लाया नॉन अलाइनमेंट का। ठीक है, कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में कि हम किसी के भी तरफ से नहीं रहेंगे, ना हम इधर साइड से रहेंगे ना हम उधर साइड से, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो ये अच्छा आइडिया था इनका। ठीक है, और आज 100 से भी ज्यादा देश जो है फ्रेंड नॉन अलाइनमेंट को मानते हैं। तो ए सही है, आर गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जब आर गलत हो गया तो वो फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ में आ गया? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? एटलीस्ट मेरे समझाने के बाद समझ में आ गया कम से कम। अब सही लगाओगे। नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, नॉन अलाइन शिखर सम्मेलन की पहली बैठक 1961 में हुई थी बेलग्रेड के अंदर में। मैं इतना रिवाइज करा दूंगा कि आपको टेंशन फील नहीं होगा। ठीक है, 25 देशों ने इसके अंदर में भागीदारी की थी। पहली बार इसका आइडिया आया था 1956 के अंदर में। ठीक है, इंडिया, ठीक है, इजिप्ट और युगोस्लाविया के द्वारा। इंडोनेशिया और घाना ने इसका समर्थन किया। तो 5 देश हो गए थे जो उसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सब्सिडरी अलायंस फोर्स बाय कंपनी ऑन स्टेट। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में, सहायक संधि के बारे में आप लोगों का क्या, इसमें से क्या सही है? अच्छा, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। अभी ना, अभी एक पेड एक क्लास है, ठीक है, ऐप पर पेड में। लेकिन वो क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर में भी लाइव रहेंगी। तो जो बच्चे ऐप पर है वो ऐप पर भी उसको देख सकते हैं, और जो बच्चे यूट्यूब पे है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एक रिवीजन करवानी है मैंने बच्चों को। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि वाईटी पे भी करवा दिया जाए। और इसमें मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे उन सभी पेड वाले बच्चों का भी। ठीक है, एक टीचिंग परीक्षा का कल्चर और एक टीचिंग परीक्षा की चीज कि उन्होंने भी कई सारे लोगों की परमिशन दी कि जी बिल्कुल सर ये कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जो है जो है आप लोगों के लिए भी अनुमति मिली कि आप लोगों को भी यूट्यूब के ऊपर में भी वो क्लास लाइव चलती रहे साथ साथ में। चलिए, तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी? गलत। उनको अपनी सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, इसको ऐसा आप लोग समझिए कि मान लीजिए कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भारतीय राज्य के साथ में अगर सहायक संधि की, तो ये जो देश है, ठीक है, ये अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता। ठीक है, इंडियन रूलर जो थे उनको पेमेंट देनी पड़ती थी सब्सिडरी फोर्सेस के लिए। सब्सिडरी फोर्सेस मतलब अंग्रेज एक सेना रखेंगे जो इनकी मदद करेंगी। इनको अपनी खुद की सेना रखने का अधिकार नहीं था। और इनकी रक्षा कौन करेगा? फिर अंग्रेज करेंगे। तो अंग्रेजों को पेमेंट देनी होती थी इनको। अगर ये पैसे नहीं देंगे तो अंग्रेज इनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है आप लोगों का। ठीक है, दूसरा वाला सही है कि इनको पैसे देने पड़ते थे इन राज्यों को जो जिन्होंने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी चाल थी हमारे भारतीय राज्यों की सेना को खत्म करने की। तो भारतीय राज्यों की सेना को खत्म कर दिया गया, उनको अलाउ नहीं किया गया सेना रखना। और साथ ही साथ उनसे पैसे भी लिए जाते थे। अगर वो पैसे नहीं देते थे उस सेना के सब्सिडरी फोर्सेस के, तो उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड 1798 में आया था। और 1798 में, ठीक है, 1798 के अंदर में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको लाया गया था। और पहला राज्य कौन सा था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट था हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद जो है ये पहला राज्य बना था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट, जो जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था।
सब्सिडरी अलायंस जिसने भी साइन किया वो खुद की सेना नहीं रख सकता था, ठीक है, कंपनी उसकी रक्षा करेंगी। कंपनी रक्षा कैसे करेंगी, तो कंपनी एक बड़ी सी सहायक सेना बनाएंगी और उसको मेंटेन करने के लिए इन्हीं राज्यों से पैसा लेंगी। और ये आइडिया किसने लाया था, तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है, रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है, ये रिचर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लेकर आया था 1798 में। और हैदराबाद जो है ये पहला राज्य बन गया था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। और इसी नीति का इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड्स, आधा जो है अवध 1801 में हथिया लिया गया था और पूरा अवध बाद में 1856 में हथिया लिया गया, पूरा अवध, ठीक है, आधा अवध अपनाया गया, हथिया लिया गया था 1801 में। और इसी नीति का इस्तेमाल करके 1856 में मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाकर 1856 में पूरा अवध अपना लिया गया, हथिया लिया गया। तो आपको बताना चाहूंगा अवध के विषय में मैं, ठीक है, अवध ने, ठीक है, अवध ने भी इसको साइन किया था, ठीक है, अवध ने, अवध का आधे से ज्यादा हिस्सा 18 जो है 01 में हथिया लिया गया, जिस साल उसने साइन किया सहायक संधि। और उसके बाद में 1856 में, ठीक है, 1856 में डलहौजी जो था उसने एक आरोप लगाया अवध के ऊपर में कि अवध जो है वो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाया, मिस गवर्नमेंट, ठीक है, मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाया, मिस मैनेजमेंट का आरोप लगाया और अवध को कब्जे में ले लिया। वाजिद अली शाह उसके नवाब थे, वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है आपका याद रखने लायक। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया, सर्वोच्चता की नीति वाला लॉर्ड हेस्टिंग लेकर आया था, ठीक है। रानी चन्नम्मा कहाँ की रानी थी, जल्दी बता सकते हो आप लोग, रानी चन्नम्मा कहाँ की थी, बताइए जल्दी से, रानी चन्नम्मा कहाँ की थी। रानी चन्नम्मा की बात करेंगे हम लोग तो वो किटूर कर्नाटक की रानी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, रानी चन्नम्मा किटूर की, ठीक है। अच्छा, पंजाब और सिंध में से पहले कौन एनेक्स हुआ, पहले सिंध एनेक्स हुआ, एनेक्स का मतलब होता है कब्जा करना, तो किसको पहले एनेक्स किया गया, पहले किसके ऊपर कब्जा किया गया। तो पहले कब्जा किया गया सिंध पे 1843 में। और उसके बाद में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के 10 साल बाद महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 में, ठीक है, 1849 के अंदर में इसको भी कब्जा कर लिया। अच्छा, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी पता है क्या थी, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी, राजधानी इनकी, जब ये राज करते थे तो लाहौर इनकी राजधानी हुआ करती थी, लाहौर, ठीक है, लाहौर इनकी राजधानी थी, ये याद रखना है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम हमने देख लिया है, ठीक है। विश्व की कार्यशाला किसको कहते हैं, आप लोग लिख दीजिए जल्दी से, विश्व की कार्यशाला किसको कहते हैं। 2970, 2971 लाइक्स हो चुके हैं अभी यहाँ पर मैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो लाइक करते रहेंगे सेशन को, और जिन्होंने चैनल को 75 हो चुके हैं अभी, जल्दी जल्दी से करते रहेंगे आप सभी लोग। मैं आप लोगों को ये बता रहा था, कृष्ण संधान जो है वो किसने, ये कृष्ण संधान नाम की जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है, जल्दी बता दीजिए, कृष्ण संधान नाम की पेंटिंग, तो कृष्ण संधान नामक पेंटिंग बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई थी, राजा रवि वर्मन के द्वारा, ठीक है। अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी भारत माता की पेंटिंग, जो मैं आपको बता रहा था, भारत माता, ठीक है, भारत माता की पेंटिंग जो है वो अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई। प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग, 1905 के अंदर में जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उस समय में, ठीक है, तो भारत के बंटवारे के समय में 1905 में, ठीक है, 1905 में भारत का बंटवारा नहीं, बंगाल का जब बंटवारा हुआ था उस समय में, ठीक है, 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अगर आप लोग देखना चाहते हो वो पेंटिंग तो मैं आपको पेंटिंग भी दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। भारत माता को उन्होंने एक लेडी के रूप में जो है वो डिपिक्ट किया था, जस्ट अ सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में और ज्यादा अच्छे से रहे। देखिए ये वो पेंटिंग है, ठीक है, ये पेंटिंग है जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 के अंदर में, ठीक है, भारत माता की पेंटिंग। अवनींद्रनाथ टैगोर डज नॉट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, अब देखो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन नहीं ली, उनके बारे में अब थोड़ी सी बात आ गई। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स वो भतीजे थे किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के। उन्होंने राजा रवि वर्मा जो थे उनकी जो आर्ट थी ना, ठीक है,
उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है? उन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण का जो रूप है, हमारे जो पश्चिमी देशों की तरह हम लोग जो बनाते हैं पेंटिंग, वेस्टर्न पेंटिंग, ठीक है? उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये जो स्टाइल है ना, ये हमारे भारत के एंशिएंट मिथिकल जो चीज़ें हैं और लीजेंड्स हैं, उनके लिए अनुपयुक्त है। ठीक है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने मध्यकालीन जो भारतीय परंपरा थी, वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। उन्होंने अजंता की गुफाओं से प्रेरणा ली। उन्होंने जो है राजपूत लघु चित्र जो थे, राजपूत समय में जो बनाए गए थे, महान चित्र, उनसे प्रेरणा ली। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो अजंता की पेंटिंग्स थी उससे लिया। ठीक है? उन्होंने जो है लघु चित्रकला थी मध्यकालीन भारत की, उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने रियलिस्टिक लाइफ स्टडी की, मतलब रियलिस्टिक मतलब जो यथार्थवादी जीवन अध्ययन था, उससे प्रेरणा ली उन्होंने कि भाई असली जीवन में जो चीजें उनको दिखाई जाए। ठीक है? तो ये उपर्युक्त में से सभी किसका आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की जो चीजें थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। राजा रवि वर्मा जो है वो पश्चिमी देशों के तरह पेंटिंग बनाना चाहते थे और अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय परंपरा के हिसाब से पेंटिंग बनाना चाहते थे। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, जो नकल करने की जो हमारी राजा रवि वर्मा जो थे वो पश्चिमी देशों की नकल कर रहे थे। पश्चिमीकरण जो था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे भारत की जो लघु चित्रकला है उससे मध्यकालीन भारतीय परंपराओं से प्रभावित होंगे, हम अजंता की गुफाओं से प्रभावित होंगे। हम जो है उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी माय मदर नाम से। ठीक है? माय मदर पेंटिंग किसने बनाई? देखो भारत माता की पेंटिंग तो उन्होंने बनाई ही, साथ ही साथ उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी माय मदर, पेंटेड बाय अभिनंदनाथ टैगोर। वो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग से इन्फ्लुएंस थी, राजपूताना जो पेंटिंग्स थी ना उससे इंस्पिरेशन लेकर बनाई थी उन्होंने। तो माय मदर नाम की पेंटिंग किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो जो असली जीवन था उससे प्रेरणा लेते थे, मध्यकालीन भारत के जो चित्र थे उससे प्रेरणा लेते थे, जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं थी उनमें जो पेंटिंग्स थी उससे प्रेरणा लेते थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का बहिष्कार किया। ठीक है? उन्होंने कहा कि राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स है वो पश्चिमी देशों से प्रभावित है। वो बात अलग है कि राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने कृष्ण संधान जैसी पेंटिंग्स भी बनाई है, बट कई ऐसी भी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है जो पश्चिमी देशों से इंस्पायर्ड है। ठीक है? ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग कि कौन सी वाली पेंटिंग किसने बनाई थी। अब आप लोगों को जो है ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है उसके लिए तो बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3153 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है? और 6:30 बजे आप लोगों की एक क्लास है जिसके अंदर में मैं आप लोगों को मैं जो है पेड और इसमें दोनों में चलेंगी वो क्लास। मैं थोड़ा सा इस को ऊपर कर देता हूँ और आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग और इसको अच्छे से देख सके। ठीक है? ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे आप लोग तो भी काम चल जाएगा आप लोगों का। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कृष्ण संधान की, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि कृष्ण संधान जो है वो किसने बनाई है। ठीक है? राजा रवि वर्मन। ठीक है? तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। एक की जोड़ी जो है 4 के साथ लगनी है और एक ही जोड़ी 4 के साथ यहाँ नहीं लगी है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता आंसर। तो बी और सी में से ही हो सकते कोई। वहां पर में आ जाती है माय मदर पेंटिंग। माय मदर पेंटिंग जो है फ्रेंड्स ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। ठीक है? राजपूतों से इंस्पायर होकर। ठीक है? तो सी की जोड़ी 2 के साथ लगनी है, तो सी की जोड़ी 2 के साथ यहाँ नहीं लगी है, यहाँ 3 के साथ लगी है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? आ गया? कितने लोगों ने सी आंसर लगाया था? 78% लोगों ने सी आंसर लगाया है। जितने भी लोगों ने एलिमिनेट किया ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक अपनाई, वो आंसर आसानी से लगा सकते थे। अब हम लोगों को द आइडियाज ऑफ द ईस्ट, ठीक है, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक जो कहानी है उसका भी हमको पता चल गया कि नंदलाल बोस ने बनाई थी। तो देखो हम लोग सीखते जा रहे हैं चीजें। नंदलाल बोस ने बनाई। ठीक है? ओके, उसके बाद में जातुग्रह दाहा। ठीक है? जातुग्रह दाहा जो है वो किसने बनाई है? ओकाकुरा काकुजो ने बनाई है। ओकाकुरा काकुजो। ठीक है? ये भी आप लोगों की एक जोड़ी बन गई, ओकाकुरा काकुजो। मुझे लगता है कि आप ऑप्शन को बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे अब एग्जाम के अंदर में। ठीक है? तो देखिए नंदलाल बोस जो है फ्रेंड्स अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है स्टूडेंट थे।
नंदलाल बोस, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नाम से जो है वो बनाया है उन्होंने पेंटिंग, द आइडियल ऑफ द ईस्ट, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जातु गृह दहा, द बर्निंग ऑफ हाउस ऑफ लैक ड्यूरिंग पांडवास एग्जाइल इन द फॉरेस्ट, आपको पता है ना वो लाक्षाग्रह एक बनाया गया, लाक्षाग्रह, अरे वो आप लोगों को लाक्षाग्रह के बारे में पता है कि नहीं पता है? वो महाभारत में जब पांडवों को वनवास पे भेज दिया गया था, जुए में हार गए थे वो, तो लाक्षाग्रह को आग लगा दी थी, ठीक है, युधिष्ठिर ने लगवा दी थी, शकुनी और युधिष्ठिर ने, फिर पांडव वहां से बच के भाग गए थे। तो जातु गृह दहा करके वो उसके ऊपर में जो है ना वो बनाई गई है यहाँ पर में। ओके, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि नंदलाल बोस जो है उन्होंने जातुगृह दहा करके, अच्छा यहाँ पर में हम लोगों ने यहाँ पर में इसको उल्टा कर दिया आई थिंक शायद से, ठीक है। तो ये इस तरीके से है वो आप लोगों का। तो जातुगृह दहा जो है ये नंदलाल बोस ने बनाई है, और द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो है ये ओकारो काकुजो ने बनाई है यहाँ पर में, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना यहाँ पर में, सही करेक्शन इसके अंदर में। ओके जी। तो देखो जो है एक बार इसको वापस से करते हैं हम लोग पूरा का पूरा, ठीक है, डोंट वरी। जो यहाँ पर में लगाते समय जो एरर हुआ ना उसको हम लोग यहाँ पर में कर लेते ताकि एक भी बच्चे का वो ना हो, ठीक है, नुकसान ना हो। यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ, डोंट वरी। कृष्ण साधन, ठीक है, कृष्ण संधान किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। माय मदर जो है ये किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब यहाँ पर में हमने जो है गलती से गलत जगह के ऊपर में यहाँ पर में वो कर दिया जो जेस्टर मूवमेंट, यहाँ पर मैं आप लोग समझ लीजिए, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो है ये ओकारू काकुजो ने बनाई है, और जातु गृह दहा जो है ये नंदलाल बोस ने बनाई। नंदलाल बोस जो है ये अवनिंदर टैगोर के स्टूडेंट थे, ठीक है, इनके स्टूडेंट थे ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, उनके स्टूडेंट थे। तो ऐसे आप लोग अब यहाँ पर में लगा सकते हैं यहाँ पर में। ओके, चलिए अब सही है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अगर इस स्लाइड पर है तो प्लीज, अगर कोई सुन रहा है तो इस स्लाइड को एक बार फिर से लगा दीजिए आप, ठीक है, एक बार फिर से लगा दीजिए 3-4 क्वेश्चन के बाद में, ताकि बच्चे एक बार फिर से प्रिपरेशन फिर से कर सके इसको, एक बार फिर से लगा दीजिए। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द इन बंगाल अ न्यू ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट गैदर्ड अराउंड अवनींद्रनाथ टैगोर, बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया, और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये लोग मानते थे कि राजा रवि वर्मा जो है, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है, सही बात है। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो स्टूडेंट थे नंदलाल बोस, आपको पता है ना, वो लोग चाहते थे कि भाई ये जो राजा रवि वर्मा जो है, ये जो पश्चिमी देशों की तरह जो पेंटिंग बना रहे हैं, ये भारत की जो राष्ट्रीय शैली है, प्राचीन मिथक है और जनश्रुति है, उनको चित्रित करने के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो ये कहकर उन्होंने उनको खारिज कर दिया। तो ए और बी दोनों सही है, और बी जो है वो सही एक्सप्लेन करता है कि क्यों राजा रवि वर्मन के जो है यहाँ पर में एक ही सही व्याख्या क्यों करता है, क्यों अवनींद्र नाथ टैगोर के आसपास में लोग जुटने लगे, कलाकार, राष्ट्र कलाकार, क्यों? क्योंकि वो लोग अवनींद्र नाथ टैगोर की बात से सहमत थे। अवनींद्र नाथ टैगोर ने हिम्मत दिखाई कि राजा रवि वर्मा की वो जो है आलोचना कर सके। राजा रवि वर्मा बहुत बड़े, उनको राजा की उपाधि दी गई थी, रवि वर्मा बहुत बड़े कलाकार थे, ठीक है। तो उनको उनकी जो है यहाँ पर में वो की गई, उनकी जब आलोचना की गई तो कई सारे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द लोग जुटने लगे, बंगाल में राष्ट्र कलाकार। तो ए और बी दोनों सही है, और जो बी है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ओके, सही व्याख्या करता है। क्यों इसके पास में इकट्ठा हुए अवनींद्रनाथ टैगोर के? क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर की जो कला थी वो जो सॉरी राजा रवि वर्मा की जो कला थी वो पश्चिम आधारित और नकल आधारित बोलकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने उसकी आलोचना की थी, ठीक है। देखिए बंगाल में नया ग्रुप तैयार हुआ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट का अवनींद्रनाथ टैगोर के आसपास में। अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, भतीजे थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप। किस वर्ष डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल सम्राट बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा? ठीक है, लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक एक बच्चे ने भी एक एक जगह पे शेयर कर दिया ना, तो यहाँ पर मैं एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करते रहे हम लोग। और जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आपका ये किसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है, ठीक है, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ये किसने घोषणा की थी, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ना होगा, ये किसने घोषणा की थी, ये इस पर क्वेश्चन है। तो लाल लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे तो उनके बाद में उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। तो डलहौजी ने ये घोषणा की थी लाल किला छोड़ने वाली। और ये घोषणा की थी उन्होंने जो है फ्रेंड्स आपके 1848 में, 1849 में, 1855 में या 1856 के अंदर में, ठीक है। ये आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर में। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि 1849 के अंदर में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे, अभी जिंदा है ये, ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल दिया गया कि उनकी फैमिली को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके। मुगल जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके नाम के सिक्के भी अब छपने बंद हो गए थे, अंग्रेजों ने बंद कर दिए। और ये इंसान सोच रहा है कि भाई अभी से अभी तो मैं जिंदा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये सफेद मुहा अभी से मेरे मरने की दुआ कर रहा है यहाँ पर मैं कि मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं करके। मतलब ये इंतजार कर रहा है कि कब मरूंगा कब मरूंगा। अभी घुटनों में दर्द क्या हुआ, बस इसने बोल दिया कि मरने वाले हैं करके। तो बहादुर शाह जफर को 1849 में घोषणा कर दी कि उनके मरने के बाद उनके परिवार वालों को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद में एक सफेद मुहा और आता है, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसने एक और घोषणा कर दी कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे ना, तो उनके बाद में कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, वो केवल प्रिंस कहलाएगा। मतलब बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषित किया। मतलब कि ये इंसान अभी हट्टा कट्टा जवान है, अभी 3-4 शादी और कर सकता था, मतलब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन क्या फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ पर में, ठीक है। सभी को लगता अभी तो मैं जवान हूं करके। तो भाई ये 3-4 शादी और कर सकते थे, 2-3 बच्चे और हो सकते थे उनके, उनके मरने की दुआ कर रहे हैं यहाँ पर में। 1849 के अंदर में ये सफेद मुआ डलहौजी कहता है कि जब ये मर जाएंगे तो इनके परिवार को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो, उसके 7 साल बाद भी तुम्हारा चचा जिंदा है, ठीक है, चचा जिंदा है अभी भी, चचा जिंदा है। 1856 के अंदर में लॉर्ड कैनिंग आता है, वो कहता है कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएंगे तो उनके बाद में कोई भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ठीक है, उनके बाद में उनके वंशजों को केवल प्रिंस माना जाएगा। चचा अभी भी जिंदा है, चचा अभी भी जिंदा है 7 साल बाद। और चचा कितने कब तक जिंदा रहते हैं, उसके और 5 साल 6 साल तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। 1849 में ये पहली बार घोषणा की थी, 1856 के अंदर में दूसरी घोषणा हुई, और चचा की मौत हुई 1862 में, ठीक है। कहां पर में हुई थी, ठीक है, म्यांमार बर्मा के अंदर में हुई थी उनकी। ओके, रंगून के अंदर, रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी, बर्मा में, म्यांमार में। तो डल हाउसी ने घोषणा की थी सबसे पहले, डल हाउसी ने, ठीक है। उसके बाद में कैनिंग ने घोषणा की कि आखिरी होंगे, कैनिंग ने घोषणा की थी कि लास्ट होंगे करके, लास्ट, लास्ट वाली घोषणा। और रेड फोर्ट वाली घोषणा की थी, रेड फोर्ट वाली घोषणा डलहौजी ने। ये याद रखना है आप लोगों ने यहाँ पर में। मैं जो है ना, ये बहादुर शाह जफर से मिलना चाहता हूँ, मतलब अभी मरना नहीं चाहता मैं, बस मिलना चाहता हूँ। जब भी 300-400 साल बाद जब जाऊंगा कभी ऊपर अगर, तो अगर वो होंगे उधर में मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अगर वो भी होंगे उधर में तो, अगर नर्क नहीं गए होंगे वो उधर में होंगे तो उधर में मेरे से मिलेंगे वो, ठीक है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कैसा लग रहा था चाचा, मतलब बुरा तो लगा होगा बहुत, पहले एक सफेद मुंह आया फिर दूसरा सफेद मुंह आया और अपन कुछ कर भी नहीं पा रहे, बड़ा बेबस सा फील नहीं हो रहा था क्या तुमको, ठीक है। मैं होता ना तो तुम्हारे जगह, ठीक है, उनको बताता अच्छे से कि ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मतलब कल के आए हुए लड़के जो है ये डिसाइड करेंगे कि लाल किले में रहेंगे कि नहीं रहेगा, कल का आया हुआ लड़का डिसाइड करेगा कि इसके बाद में बादशाह कौन बनेगा, ठीक है। अरे 7 साल का समय था तुम्हारे पास में, अच्छा खासा आर्मी जमा करके इनकी ईंट से ईंट बजा देना था, तुम्हारे जगह होता तो बताता उनको मैं। हाँ यार चाचा, इज्जत नहीं रखे तुमने हमारे भारतीय लोगों की। चलो कोई बात नहीं, आते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जल्दी से दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है। आप लोगों को बताना है सामुदायिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के लिए उद्देश्य क्या होने चाहिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला है समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे का मतलब होता है करंट अफेयर्स। तो भाई करंट अफेयर्स को जो है क्लासरूम के अंदर में लाने के लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को, पर्पस क्या है उसका, ठीक है। व्हाट कैन बी द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम। भाई पता होना चाहिए ना बच्चों को, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट उनका जागना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18th लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट जागेगा जब आप लोग अभी पढ़ोगे 6:30 बजे। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की एक क्लास है जिसमें आपको पेड में और वाईटी पे दोनों जगह पे एक साथ चलेंगी क्लास आप लोगों की। तो सभी लोग बने रहेंगे, 6:30 बजे भी क्लास होंगी, सभी लोगों को रहना है। इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक का रिवीजन करा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स क्या होगा, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन। आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि भाई कौन जीता कौन हारा। फिर आप क्रिटिकल इवेल्युएशन कर सकते हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हो कि भाई सही हुआ गलत हुआ। आप सवाल पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, कि भाई इतनी सीटें इसकी आ गई तो उसकी इतनी की सीटें आई, क्या मुद्दे हैं भारत के अंदर में। आप इवेल्युएशन कर सकते हो, क्रिटिकल इवेल्युएशन कर सकते हो। मैं इसके ऊपर में भी मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ आपसे, आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है इसके ऊपर में, ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर से आपको पता चलता है। उसके बाद में जो है फ्रेंड, बिल्ड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट बाय प्रोवाइडिंग सेंसेशनल न्यूज। हाँ मजा आ गई, मोदी जी जो है जीत गए, ठीक है, राहुल गांधी जीत गए, केजरीवाल जीत गए, मजा आ गया। सेंसेशनल नहीं फैलानी है भाई करंट अफेयर क्लास के अंदर में, सेंसेशनल नहीं करना है अपने को उसका, ठीक है। सेंसेशन फैलाने के लिए हमारे न्यूज चैनल काफी है, ठीक है। यहाँ पर मैं वो न्यूज चैनल फैला देते सेंसेशन, आपको उस क्लासरूम में नहीं फैलाना है। तो सी को काटो, ठीक है, सी को काटो, सी को काटो। आंसर आ गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर डी। हेल्प द लर्नर रिलेट लर्निंग स्कूल लर्निंग टू द लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ने में आपको मदद करता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो। 3400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के। और बढ़िया तरीके से जो है आप लोग सेशन को लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी करते जाइए जल्दी जल्दी से। देखिए, आप सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन दी इवेल्युएशन। सामाजिक विज्ञान में आकलन को अधिगम जो है, देखिए सामाजिक विज्ञान में आकलन जो है आपका अधिगम का एक विभिन्न अभिन्न अंग है। अगर आप इवेल्युएशन नहीं करोगे बच्चों को अगर आप लोग जो है इवेल्युएट नहीं करोगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए उनको उनकी कमियां बतानी पड़ेगी, उस कमी पे वो काम करेंगे पॉजिटिव लेकर, तो वो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर में, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी टू एक्स्ट्रापोलेट देयर लर्निंग टू वेरियस लाइफ सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर में याद रखना है, बल देना चाहिए इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में कि असेसमेंट इन सोशल साइंस शुड एम्फेसाइज ऑन इवेल्युएशन ऑफ लर्नर्स एबिलिटी, की उनकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, ताकि वो एक्स्ट्रापोलेट कर पाए, अपनी जो क्षमता है उसको और आगे बढ़ा पाए, वो अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की, अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, ये इवेल्युएशन का असेसमेंट का मेन मकसद है, ठीक है। कि भाई बच्चों को ये बताया जाए कि उनकी एबिलिटी क्या है, ठीक है। वो अपनी लर्निंग से अपनी लाइफ की सिचुएशन को और ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट आगे बढ़ा सके, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। ओके, तो ये प्लीज थोड़ा सा याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो इवेल्युएशन जो है लर्नर की एबिलिटी को एक्स्ट्रापोलेट करता है, उनकी लर्निंग को, ठीक है, उनके वेरियस लाइफ की सिचुएशन के अंदर में। तो आकलन बहुत ज्यादा जरूरी है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय में भी आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फिर से, और अब तो आपको पोल भी दे आ जा रहा है। चलिए, हर एक बच्चा पोल में आंसर करेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अरे, आंसर नहीं दिखना था तुझे, ठीक है, सॉरी, वो हमारी स्लाइड का थोड़ा सा घूंघट सरक गया था। आप ससुर जी जैसे माफ कर दो उसको। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मैं बोला है कि कृष्ण संधान जो है वो किसका है। तो आपको पोल दे दिया गया है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी देखना, ठीक है, यहाँ पर मैं 100% स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएंगे अभी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले बताया। कृष्ण संधान जो है आपका, ठीक है, ये राजा रवि वर्मन, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा इन्होंने बनाई थी, ठीक है। माय मदर नाम से जो पुस्तक जो पेंटिंग है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी राजपूतों से इंस्पायर होकर। तो ए की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, ठीक है, और सी की जोड़ी लगेंगी आपकी 2 के साथ। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर गए, ठीक है, सी की जोड़ी 2 के साथ और ए की जोड़ी 4 के साथ, एक ही जगह पे दिया है ऑप्शन नंबर सी में, खत्म हो गया। अब जातुगृह दाह, वो मैं बताया ना, लाक्षागृह कांड हुआ था महाभारत के अंदर में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट मैंने इसके बारे में बताया। वो पांडवों को निकाल दिया गया था, युधिष्ठिर और जो शकुनी मामा थे, ठीक है, कर्ण उसका विरोध किया था उसने, कर्ण ने, लेकिन साथ दिया था फिर भी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर में युधिष्ठिर का एक कर्ज था, ठीक है। तो जातुगृह दाह
ठीक है, ये बनाया था नंदलाल बोस ने। और द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ये बनाया था, ये पेंटिंग बनाई है ओकाकुरा काकुजो ने। ठीक है, ओकाकुरा काकुजो। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लीज इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 74% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया फ्रेंड तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। अभी आप लोगों का 6:30 बजे एक और सेशन है। ठीक है, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट वाली चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज उसको भी जरूर देखिए आप सभी लोग। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं मैंने जो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, 6:30 बजने वाले हैं, 2 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी से और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका। अ टीचर हैज प्लान्ड एन असेसमेंट स्ट्रेटेजी। एक अध्यापिका आकलन व्यू रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्र को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है? व्यू रचना के प्रयोग द्वारा छात्राओं की अध्ययन प्रक्रिया में मतलब कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं उसी समय में अध्ययन की प्रक्रिया में कठिनाई कहाँ आ रही है, उनको ये जानना चाहती है। भाई आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत है? ठीक है, वो जानना। ये कौन सा वाला असेसमेंट है आप लोगों का? इसको फॉर्मेटिव रचनात्मक असेसमेंट कहा जाता है आप लोगों का। तो 3 आप लोगों का जो है यहाँ पर में, एक तो हो गया आप लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके अलावा और क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, इसके अलावा इसको डायग्नोस्टिक निदानात्मक असेसमेंट भी बोलते हैं आप लोग। डायग्नोस्टिक क्योंकि वो डायग्नोसिस कर रही है, वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भाई दिक्कत कहाँ है इसको। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट देखो अध्ययन के बीच में कर रही है, मतलब रचनात्मक। और कठिनाई कहाँ आ रही है वो पता कराने की कोशिश कर रही है, इसलिए डायग्नोस्टिक। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी ओनली आंसर यहाँ पर में हो जाएगा। मतलब बेसिकली ए एंड सी, मतलब पहला और तीसरा आंसर इसका, ए 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा इसका इस तरीके से। ओके, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था आप लोगों का। ओके, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है। इसका पर्पस होता है आप लोगों का फ्रेंड, असेसमेंट टू डायग्नोज और आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस और गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका पर्पस ही होता है आप लोगों का डायग्नोज करना, पता लगाना कि भाई बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया चीज, बच्चों को क्या कहाँ पर में गलती हो रही है, कहाँ पर में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजों का पता लगाना ये आप लोगों का होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों को पता है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय में जब हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपके चचा के लड़के थे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिड वेटरन गांधीयन पोट्टी श्री रामुलु डाई? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु क्यों हो गई थी? अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, आमरण अनशन पे बैठ गए थे वो। ठीक है, एक तेलुगु राज्य की मांग के लिए। ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु पीपल, तेलुगु लोग जो है उनके लिए। और ये कब की बात है? ये बात है आप लोगों की 15 दिसंबर 1952 की। ठीक है, तो 15 दिसंबर 1952 को वो फास्ट अंटिल दैट पे बैठ गए कि जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी जब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। और फाइनली इनकी मौत के बाद सरकार जागी और 1 अक्टूबर 1953 को, देखिए आंध्र प्रदेश कौन से साल बना? ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में। और ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना, मद्रास से अलग होकर, मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आमरण अनशन पर बैठे थे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आमरण अनशन के लिए। ठीक है जी, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स कल के लिए, आप लोगों के लिए। तो जो भी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, और अच्छे से करके आना है पेपर आप लोगों ने। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इवैल्यूएशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू नो द फॉलोइंग अबाउट देयर लेसन। ठीक है, मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? क्या जानने का अवसर देता है? आकलन, मूल्यांकन जब आप करोगे, ठीक है, तो क्या क्या पता चलेगा आप लोगों को? ओके, मूल्यांकन करोगे तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या सीखा। जैसे मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ तो पता चलता है कि आपको क्या क्या आ गया है, अभी क्या क्या चीजें आपको पता है। हाउ दे लर्न, उनको उनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कैसे सीखा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या सीखा। कैसे सीखा ये पता नहीं चलता मूल्यांकन से। ठीक है, अब आपने जो है पीडीएफ पढ़ के सीखा, क्लास करके सीखा, आप सोते सोते सीखे, या आपकी जो है गर्लफ्रेंड ने आपको फोन करके बता दी थी आज मैं दानिश सर का पूरा लेक्चर देखी, सॉरी मैं तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर पाई, दानिश सर का लेक्चर देख रही थी। उन्होंने मेरे को बताया यहाँ पर में कि डलहौजी जो है उसने वो सफेद मुहा था, उसने उन्होंने को बोला कि 1859 में बोल दिया चचा को कि तुम्हारे मृत्यु के बाद में किसी को भी हम जो है लाल किले में नहीं रहने देंगे। फिर बाद में एक सफेद मुहा आया 7 साल बाद, कैनिंग, उसने बोला कि
जो है मतलब उनके बाद में कोई भी तुम्हारे बाद में जो है राजा नहीं बनेगा, तुम आखिरी मुगल बादशाह रहोगे। चचा तब भी जिंदा थे, चचा 62 में मरे। मतलब अब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, लेकिन तुमको सुनना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन, ठीक है। आपका इंटरेस्ट हो ना हो, आपको सुनना पड़ेगा। इससे आप सीखे हो, तो आप कैसे सीखे हो, क्या सीखे हो, कोई मैटर नहीं करता, वो नहीं आपको पता चलता, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका बी नहीं पता चलता, व्हाट डिड नॉट लर्न, क्या आप नहीं सीखे, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये पता चल जाएगा। तो सी इज द आंसर, ठीक है, ए सी डी, ठीक है। कैसे सीखे ये नहीं पता चलता इवेल्युएशन के अंदर में, बस आप सीखे, क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, और आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जो सही में जो सीखे होंगे उसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको पता चला, अरे अच्छा, ठीक है, मतलब अगर आपने सीख गया, आपकी आपकी बात सुन ली आपने उसकी कॉल पे कि आपको याद हो गया कि 59 में डलहौजी ने बोला था, कैनिंग ने 56 में बोला था, 62 में चचा की मृत्यु, तो आपको मतलब इसमें इंटरेस्ट है इतिहास में, इसका ये मतलब है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में ये भी तो पता चल गया इवैल्यूएशन से दानिश सर को, ठीक है। ये वाली बात है आप लोगों का। तो देखो, हम लोगों ने बिल्कुल एकदम प्यार से अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। 31 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। एग्जामिनर को बोलिए कि आप कैसा भी क्वेश्चन बना ले, हम लोग बिल्कुल करने में सक्षम हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी के सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर चुके होंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। पिछला वाला लेक्चर जो था उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, चाहे 2x पे लगा के देख लीजिए एक बार अच्छे से, इस लेक्चर को भी देख लेना आप लोग। और मैं अभी एक सेशन और ले रहा हूँ आप लोगों का, 6:30 से ज्यादा हो चुके हैं, वो सेशन के अंदर में आ जाइए आप लोग। एक और सेशन है आपका, ठीक है, जितने भी बच्चे आना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर में और ऐप पे, दोनों पे चलेंगी क्लास। तो जो बच्चे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो ऐप पे देखना चाहते हैं वो ऐप पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्लास है, उसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने रिवाइज कराना है पेड वाले बच्चों को, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी रिवाइज करवा दूं। कल वाली पीडीएफ ऑलरेडी ऐप के ऊपर में दी जा चुकी है, आप लोग देख सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऐप पर फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। आज की भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, कल वाली पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के ऐप पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।